मुझे जाने दो गंदे आदमी, दूर रहो मुझसे, आशी ने धक्का लगाते हुए कहा। लेकिन युवान ने आशी के हाथों को पकड़ लिया और उसे बेड पर पुश करते हुए उस पर हावी होने लगा। तभी युवान का फ़ोन रिंग हुआ, लेकिन उसने उस कॉल को इग्नोर किया और आशी को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता रहा। आशी अपना चेहरा इधर उधर करने लगी और युवान से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी फ़ोन की घंटी एक बार और बजी। अब युवान ने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, कौन है यह जिसकी मौत आई है? मेरे इतने स्पेशल मोमेंट को बर्बाद करने पर तुला है। बास्टर्ड, कहते हुए युवान ने जैसे ही अपनी पकड़ आशी पर ढीली की, आशी जल्दी से सरकते हुए बेड की साइड में चली गई और खुद को एक ब्लैंकेट से कवर करने लगी। इधर युवान ने गुस्से में मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ा तो वह थोड़ा शांत हुआ और कॉल रिसीव करके थोड़ा एरोगेंट वॉइस में बोला, डैड, कोई मर गया है क्या जो आप लगातार इतने कॉल कर रहे हैं? आई मीन टाइम तो देखो डैड, इट्स 3:30 इन द नाइट। आई वॉज एन्जॉइंग। अगर यह मैटर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। आई एम बिजी। तभी सामने से उसके डैड की कठोर आवाज़ युवान के कानों में पड़ी। शट अप युवान, तुम हमेशा एंजॉय करते हो, इसमें नया क्या है? तुम्हारी लाइफ में तो बस यही एक काम है, एंजॉय करना, और तुम्हारी एंजॉयमेंट के चक्कर में यहाँ मैं प्रॉब्लम में फंसा रहा हूँ। वॉट हैपन डैड, आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपका बेटा हूँ, एक माफिया लीडर का बेटा। मैं एंजॉय नहीं करूँगा तो कौन करेगा? एंड वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री? वॉट इज़ द मैटर? युवान ने पूछा तो उसके डैड गुस्से में बोले, वॉट इज़ द मैटर? यह तुम पूछ रहे हो युवान? तुमने जिस लड़की को किडनैप किया है उस लड़की के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने तुम्हारे विला पर आ रही है। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हो युवान? अपने पापा की बात सुनकर युवान ने केयरलेस तरीके से कहा, ओ कम ऑन डैड, ऐसा मैंने पहली बात तो नहीं किया है। इससे पहले भी मैं बहुत बड़े बड़े काम कर चुका हूँ और आपने हमेशा मुझे बचा लिया है। यह तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसे मिनटों में हैंडल कर लोगे। सो डैड, जस्ट हैंडल दिस मैटर एंड डोंट बॉदर मी। आई एम गोइंग टू एन्जॉय, टॉक टू यू लेटर। कहते हुए युवान ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करी, सामने से उसके पापा ने गुस्सा करते हुए कहा, ना युवान, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उस लड़की के पीछे कुछ हाई क्लास लोग हैं जो उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और पुलिस को शांति से नहीं बैठने दे रहे। हमारे जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं उन्होंने इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन अब यह उनके बस से बाहर है। उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए उन्हें अपने विला जाना होगा और वहाँ मामले को हैंडल करना होगा। याद रखो, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यह किडनैपिंग तुमने की है। युवान ने खिलखिलाते हुए कहा, वॉट डैड, लेकिन बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। युवान, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मुझे अपनी रेपुटेशन साफ रखनी होगी। कोई और टाइम होता तो मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करता, मामला को संभाल लेता जैसे आज तक संभाला है, तुम्हारे हर क्राइम को छुपाकर। लेकिन इस टाइम मुझ पर भी प्रेशर है, मेरे ऊपर एक छोटा सा दाग भी नहीं लगना चाहिए। यह राष्ट्रपति चुनाव है बेटा, समझ रहे हो ना? जाओ और अपनी साइड क्लियर करो, और हाँ, उस लड़की का क्या करना है वह भी देख लेना। तुम अपनी अय्याशी पर थोड़ी लगाम कसो बेटा। मुझे अभी पता चला कि तुमने आज तुम्हारी 9 लड़कियों को मार डाला। खैर, फिलहाल जाओ, विला जाकर अपनी साइट क्लियर करो, उसके बाद जो करना है कर लेना। ओके, एन्जॉय योर सेल्फ माई सन। ओके डैड, जैसा आप कहें, लव यू डैड, युवान ने आशी की तरफ देखते हुए कहा।
लव यू टू माई सन। युवान के डैड ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद युवान ने फिर से एक नज़र आशी को देखा और कहा, मैं 1 घंटे में आता हूँ क्यूटी, तब तक यहाँ से भागने की जितनी कोशिश करनी है कर लेना, क्योंकि वह बेकार है। कहते हुए युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर कमरे से बाहर चला गया। इधर पुलिस टीम युवान के विला पहुंच चुकी थी। पुलिस ने नौकरों से कहा, हमें मिस्टर युवान खन्ना से मिलना है। हमारे पास उनके घर का सर्च वारंट है। वह नौकर जाकर कमरे में युवान को इन्फॉर्मेशन देता है और युवान अपने चेहरे पर शरारत लिए नीचे आया। इंस्पेक्टर ने युवान पर लगे एलिगेशंस उसे बताए, जिस पर उसने अनजान बताने का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त दी और इंस्पेक्टर अपने काम में लग गए। रॉकी और अथर्व युवान को गुस्से में घूरते हुए बोले, हमें पता है आशी तुम्हारे पास ही है, वह जहाँ भी है उसे हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर युवान ने मुस्कुराते हुए धीरे से अथर्व और रॉकी के कान के पास आकर कहा, तुम सही कह रहे हो, वह मेरे पास ही है, लेकिन जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तुम्हें वह मिलेगी नहीं। यह सुनकर रॉकी और अथर्व ने युवान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई आशी को हाथ लगाने की। देखते ही देखते वहाँ धक्का मुक्की शुरू हो गई, लेकिन युवान शराफत से खड़ा था। यह देखकर पुलिस वाले अथर्व और रॉकी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए और युवान से माफ़ी मांगते हुए बोले, वेरी सॉरी सर, हमारी वजह से आपको ट्रैवल हुई। यहाँ हमें उस लड़की से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। दिक्कत के लिए माफ़ी चाहते हैं। युवान ने शराफत का चोला पहन रखा था। वह मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से बोला, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर आप इस तरह से के लोगों को प्लीज़ कंट्रोल में रखिए। ऐसे लोग ही समाज में मुसीबत का कारण बनते हैं। युवान का यह नाटक देखकर रॉकी, अथर्व और समर का गुस्सा एक बार फिर उबल पड़ा। वह एक बार फिर युवान की तरफ झपटे, लेकिन पुलिस वालों ने उन तीनों को यह कहते हुए रोक दिया, हमारे सामने अगर आपने इन पर हाथ उठाया तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा, इसलिए अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चलिए। ना चाहते हुए भी रॉकी, अथर्व और समर को वहाँ से जाना पड़ा। अब उन लोगों के दिल में आशी के लिए चिंता बढ़ गई थी। उनके जाने के बाद युवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। सबके जाने के बाद युवान अपने विला के सीक्रेट रास्ते से होते हुए अपनी कार में बैठकर वापस फार्म हाउस के लिए निकल गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने रॉकी, समर और अथर्व के चेहरे पर बेबसी देखी थी, और यही उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान की वजह थी। थोड़ी ही देर में युवान अपने फार्म हाउस पर पहुंच गया और उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिस कमरे में उसने आशी को छोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसने पाया कमरे की लाइट ऑफ है। यह देखकर युवान मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी तुमने कमरे की लाइट ऑफ क्यों की है? तुम्हें शर्म आ रही होगी राइट? ओ कम ऑन बेबी, तुम्हें क्या लगता है लाइट ऑफ करने से तुम बच जाओगी? बच्चों वाली हरकतें बंद करो। कहते हुए युवान ने कमरे की लाइट जलाई और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसकी भौं तन गईं। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। उसके सामने इस वक्त क्रिस डेविडसन लेदर के सोफे पर बैठे, पैर के ऊपर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, और उसकी गोद में भी आशी, जिसने इस वक्त क्रिश की शर्ट पहन रखी थी। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? फिर आशी को देखकर, हे क्यूटी व्हाट द हेल, तुम उसकी गोद में क्यों बैठी हो? आशी को गुस्से में घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत, इससे पहले कि मेरा गुस्सा हद पार कर जाए।
कम ऑन, कम टू मी क्विकली। युवान की बातों में धमकी साफ थी, जिसे सुनकर आसी ने एक नज़र युवान को देखा, फिर मासूमियत से कृष के चेहरे की तरफ देखने लगी। तभी कृष ने आसी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बड़े प्यार से कहा, माई लव, योर लिप्स आर वेरी जूसी, कैन आई किस। कृष की बात सुनकर आसी कुछ जवाब नहीं देती, बस खामोशी से उसकी गोद में बैठी रहती है। कृष धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा कि तभी युवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डिड यू टच हर, स्टे अवे फ्रॉम हर, वह मेरी है। तभी उस कमरे में कृष की जोरदार आवाज़ गूंजी, शट अप, आई डोंट लाइक लाउड पीपल। इससे पहले मैं वायलेंट हो जाऊं, तुम साइलेंट हो जाओ। कहते हुए कृष ने गुस्से में युवान को घूरा। इस वक्त उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल थीं। फिर आसी की तरफ देखकर बोला, माय लव, इसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया, बताओ मुझे। कहते हुए कृष किसी साइको की तरह आशी को देख रहा था। आसी ने मासूमियत से अपना सिर नीचे करके युवान ने उसे जहाँ जहाँ अब छुआ था वहाँ वहाँ इशारा किया। यह देखकर कृष ने उसके होठों पर लाइट सा किस करते हुए कहा, तो माय लव, तुम चाहती हो इसे इसकी सज़ा मिले। यह सुनकर आसी ने एक नज़र युवान को देखा। वह उसे देखकर थोड़ा घबरा रही थी। कृष ने अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, डोंट लुक देयर बाय फायरफ्लाई, लुक एट मी। क्या तुम चाहती हो मैं उसे सजा दूं? जवाब में आसी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। यह देखकर कृष अपने चेहरे पर डेविल स्माइल करके बोला, तो जब तक मैं ना कहूँ तुम्हारी आंखें मुझसे हटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे, गॉट इट। आसी ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। दिस इज़ माई फायरफ्लाई। कहते हुए कृष्ण ने आसी को अपनी गोद से उतारकर सोफे पर अपनी बगल में बैठा दिया और फिर अपनी शैतानी जलती हुई निगाहों से युवान को घूरने लगा। कृष का एटीट्यूड देखकर युवान हैरानी से वहीं खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। कृष ने इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहन रखा था, जिसकी वजह से सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं, नीली आंखें जो गुस्से में लाल हुई जा रही थीं। युवान ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? युवान की बात सुनकर कृष अपने दोनों हाथों को हेड रेस्ट पर बहुत ही एरोगेंट स्टाइल में फ्लैट करते हुए राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला, मौत हूँ तेरी मैं, मौत, एक दर्दनाक और खूंखार मौत, क्योंकि मेरी फायरफ्लाई को हाथ लगाकर तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। कम से कम किसी को छूने से पहले उसका बैकग्राउंड तो जान लेना चाहिए कि कहीं उसके सिर पर ड्रैगन किंग का हाथ तो नहीं है। कहते हुए कृष के चेहरे पर एक साइको स्माइल थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। ड्रैगन किंग, लेकिन वह तो, कहते हुए युवान थर थर कांपने लगा। उसने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि ड्रैगन किंग के नाम को वह बहुत अच्छे से जानता था। आखिर वह भी एक माफिया का बेटा था। अब उसे यहाँ से भागने में भी अपनी भलाई लग रही थी, क्योंकि वह किंग के खौफ और दर्दनाक सज़ा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वह कमरा खुद उसने इस तरह डिजाइन करवाया था कि कोई भी उसे आसानी से ना खोल सके। युवान ने जल्दी से फ़ोन निकालकर अपने सिक्योरिटी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रिंग जाती रही और किसी ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। तभी उसके कानों में एक बार फिर कृष की खतरनाक तरीके से हंसती हुई आवाज़ पड़ी, कोशिश करना बेकार है बच्चे, क्योंकि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। युवान डरते हुए धीरे से पलटकर कृष को देखता है और कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, तुम क्यूटी को, मेरा मतलब है आशी को, कैसे जानते हो? देखो, यह मेरा और आशी का मामला है,
तुम इसमें मत पड़ो। यह सुनकर कृष युवान को गुस्से में घूरते हुए धीरे से खड़ा होकर बोला, मैं इसे कैसे जानता हूँ? यह तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। बस यह जान ले कि मैं इस मामले में उस वक्त आ गया था जब तेरी गंदी नज़र मेरी फायरफ्लाई पर पड़ी थी। मेरी फायरफ्लाई से जुड़ा हुआ हर मामला मेरा मामला है। मैंने फायरफ्लाई पर पड़ने वाली नज़र तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो अपने इन घटिया हाथों से मेरी फायरफ्लाई को चोट पहुंचाई है, उसे छूने की कोशिश की है। इसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। कहते हुए कृष अपने खतरनाक औरे के साथ धीरे धीरे युवान की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त कृष की अपर बॉडी नेक्ड थी क्योंकि उसकी शर्ट आशिक ने पहन रखी थी, जिसके कारण कृष की मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके चेहरे के ड्रैगन किंग मास्क ने उसको और खतरनाक बना दिया था। वह शैतान की परछाई लग रहा था। उसकी गुस्से भरी लाल आंखें जिसमें युवान को मौत का मंजर नजर आ रहा था। युवान डर के मारे थर थर कांप रहा था। मास्क भी उसके चेहरे के शैतानी खौफ को छुपा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच एक ड्रैगन है जिसकी आंखें आग उगल रही हैं। उसका खतरनाक ऑरा और एक्सप्रेशन को देखकर युवान ने अपना सूखा गला तर करने के लिए एक खाली घूंट भर उसने ड्रैगन किंग की खौफनाक सज़ा के बारे में बहुत सुना था और वह अच्छे से जानता था ड्रैगन किंग के दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। अगर यह सचमुच ड्रैगन किंग है तो युवान का बचना नामुमकिन है। युवान के पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह अपने कदमों को पीछे लेते हुए अपनी गन कृष की तरफ पॉइंट करता है और कृष को पॉइंट करते हुए बोला, देखो तुम जानते नहीं हो मेरे डैड कौन हैं। मुझे अगर एक खरोच भी आई तो तभी कृष ने झटके से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और उसकी गन को छीनकर दूर कर दी। फिर कृष ने एक जोरदार हाथ मारा और युवान के गले में अपनी कड़क उंगलियों और उसे दीवार से लगाकर ऊपर की तरफ उठाते हुए गुस्से में आग उगलती निगाहों से देखते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरा बाप कौन है, पर शायद तू नहीं जानता। इस वक्त तेरे सामने तेरे बाप का भी बाप खड़ा है। तुझे पता होना चाहिए था जिस लड़की को तूने हाथ लगाने की कोशिश की है वह किसके बिलोंग करती है। हाउ डेयर यू टच माई फायरफ्लाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे दर्द देने की। कृष इतनी जोर से उसके गले को पकड़ा था कि युवान की सांस अटकने लगी थी। वह अपने हाथ पैर मार रहा था खुद को बचाने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार थी। वह अपने साइको रूप में पूरी तरह आ चुका था। वह बोला, टेल मी, कम ऑन टेल मी, तूने इसे छुआ भी कैसे? हाँ, कहते हुए कृष युवान को उठाकर कांच की टेबल पर दे पटका। वह टेबल चकनाचूर हो गया और उसके कई हिस्से युवान के शरीर में चुभ गए। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा। युवान की एक दर्दनाक चीख निकली और वह किसी तरह हिम्मत करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह नज़ारा देखकर आशी कांप गई। अब उसे कृष्ण से भी डर लगने लगा था। तभी कृष्ण ने एक बार फिर युवान के गले से पकड़ लिया और उसके चेहरे को देखते हुए साइको की तरह अपने सर को टेढ़ा करके बोला, तूने मेरी फायरफ्लाई के हाथों पर जख्म कैसे दिया? उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही है। क्या तुझे मेरी फायरफ्लाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, जिसे दर्द में देखकर मेरा दिल फट जाता है? क्या उसे दर्द में देखकर तेरी रूह नहीं कांपी? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके नाजुक जिस्म पर जख्म देने की? टेल मी, कम ऑन टेल मी। कहते हुए कृष एक बार फिर युवान को उठाकर बालकनी साइड की ग्लास वॉल पर दे मारा, जिससे वह कांच की दीवार टूट गई और पूरा कांच फ्लोर पर बिखर गया। यह नज़ारा देखकर आशी ने भी डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। कृष का गुस्सा और खतरनाक देखकर अब वह कांप रही थी। तभी कृष ने बिना आशी की तरफ
गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कीप योर आइज ओपन फायरफ्लाई, आई टोल्ड यू टू कीप लुकिंग। इसकी सज़ा तुम अपनी आँखों से देखो और खबरदार जो अपनी पलकें भी झपकाईं। क्रिस की आवाज़ इतनी ज़ोरदार और ख़तरनाक थी कि आसी ने डर के मारे अपनी आंखें खोलीं और लंबी लंबी सांस लेते हुए देखने लगी। क्रिस अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर युवान की तरफ बढ़ा। युवान घायल हालत में कांच के ऊपर ही लेटे हुए करहा रहा था। उसके अंदर अब हिलने की भी शक्ति नहीं थी। क्रिस पंजों के बल बैठकर उसकी कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे मालूम है तेरा बाप माफिया है और बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने वाला है। वह बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन तुझे पता है तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की है? तेरी नज़र ड्रैगन किंग की फायरफ्लाई पर पड़ी, और सिर्फ नज़र ही नहीं पड़ी, तूने उससे हाथ लगाने की कोशिश भी की। अब तेरे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेरा बाप भी अब तुझे ड्रैगन किंग के कहर से बचा नहीं पाएगा। कृष्ण ने युवान के हाथों को किसी साइको की तरह देखते हुए पूछा, तूने इन्हीं हाथों से मेरी फायरफ्लाई के नाजुक हाथों में कांच चुभाया था ना? कैसे? वह इतनी प्यारी है, स्वीट है, इतनी मासूम, इतनी नाजुक है। तूने उसे दर्द देने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुझे उसकी आंखों में आंसू नज़र नहीं आए? तेरे यही हाथ थे ना जिन्होंने उसे छुआ था, उसे कांच चुभाया था। कैसे चुभाया था तूने कांच? हाँ, अपने हाथ में कांच के एक बड़े से टुकड़े को लेकर युवान के हाथों में बेदर्दी से घुसाते हुए कहा, ऐसे बोल, ऐसे चुभोया था। अब युवान की दर्दनाक चीख उस पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर आसी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन क्रिस की धमकी के कारण उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। युवान का दर्द उसकी चीखों में साफ महसूस किया जा सकता था और मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसे दर्द में देखकर क्रिस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। क्रिस ने उससे शीशे के टुकड़े को युवान के हाथों के आर पार कर दिया। फिर गुस्से में तिल मिलाते हुए चेहरे से उसके पैरों को देखते हुए कहा, तूने मेरी फायरफ्लाई के पैरों में कांच कैसे चुभाया? उसे डांस करने को कहकर? कहते हुए क्रिस ने झटके से युवान के जूते खोलकर फेंक दिए और कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पैरों के आर पार कर दिया। ऐसे किया था? हाँ बोल, कैसे किया था? कैसे दर्द दिया था मेरी फायरफ्लाई को? क्रिस एकदम पागल हो चुका था। युवान की दर्दनाक चीख एक बार फिर उसके गले से निकली। क्रिस बेदर्दी से उसे कांच के टुकड़ों को उसके पैरों के आर पार कर रहा था और जलती हुई निगाहों से युवान के चेहरे को देख रहा था। युवान दर्द में चीखा। अब आसी से यह दर्दनाक चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसने रिक्वेस्ट करते हुए क्रिस से कहा, साइको सैया जी, बस करो प्लीज़, मैं और नहीं देख सकती, प्लीज़ चलो यहाँ से। आसी की बात सुनकर क्रिस अपनी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी करते हुए आसी को देखकर बोला, डरो मत फायरफ्लाई, इसे इसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तुम इतना क्यों डर रही हो? अभी तो इसे और दर्द मिलना बाकी है। जो दर्द इसने तुम्हें देना चाहा था, उसके सामने यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। तभी युवान बड़ी हिम्मत करते हुए बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इसे लेकर जाओ, मैं दोबारा यह गलती कभी नहीं करूँगा, इसे पलट कर भी नहीं देखूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्रिस युवान के चेहरे की तरफ देखते हुए किसी साइको की तरह बोला, आई लव इट। मेरे दुश्मनों को जब दर्द होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम्हारे सामने इस वक्त कौन बैठा है, ड्रैगन किंग, द ब्लैक ड्रैगन किंग, जिनकी नज़रों में दया और माफ़ी की कोई जगह नहीं है। ड्रैगन किंग किसी को माफ़ नहीं करता, और तुमने तो ड्रैगन किंग की फायरफ्लाई को हाथ लगाया है, तुम्हें कैसे माफ़ कर दें?
क्रिस गुस्से में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर युवान के शरीर पर बहुत सारे कट लगाते हुए इन बातों को कह रहा था और युवान दर्द से फटा जा रहा था। क्रिस कांच के टुकड़ों से युवान के कंधे, पेट और सीने पर ना जाने कितने ही जख्म कर चुका था। क्रिस किसी साइको की तरह युवान के सीने के आसपास कांच के कट लगाते हुए बोला, तेरी इसी दिल में ख्याल आया था ना मेरी फायरफ्लाई को छूने का, उसको रेप करने का। असली प्रॉब्लम की जड़ तो तेरा यह दिल ही है। नहीं नहीं, तेरा दिल नहीं, पहले तेरी आंखें। यह सुनते ही युवान की हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से कहा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। वह जान चुका था क्रिस के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिस अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लेकर बोला, ऐसे कैसे ना करूं, इन आँखों ने ही तो पहले मेरी फायरफ्लाई को देखा होगा, फिर इस दिल में लालच आया होगा उसे छूने का। वैसे तू जानता है तेरे शरीर का हर हिस्सा गुनाहगार है। पता है कैसे तेरी आंखों ने मेरी फायरफ्लाई को देखने का गुनाह किया, फिर दिल में अरमान जगा उसे अपना बनाने का। जुबान ने उस ख्याल को शब्दों में बयां किया, दिमाग में घटिया ख्याल आया उसके जिस्म को नोच खाने का, और फिर तेरे हाथों ने उसे छुआ। फिर क्रिस युवान के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर गुस्से में दबाते हुए बोला, और इसने उसे बेदर्दी से अपना बनाने की चाहत रखी। युवान दर्द से तड़पने लगा क्योंकि क्रिस की पकड़ बहुत मजबूत थी। क्रिस ने आगे कहा, जी करता है इन्हें टुकड़ों में बांटकर चील कौओं को खिला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तेरी मौत उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। कहते हुए क्रिस शीशे का एक टुकड़ा युवान की एक आंख में मार दिया। एक चीख उस पूरे विला में गूंज गई। युवान की आंख से खून की फुहार छूट गई और वह दर्द में छटपटाने लगा। उसे दर्द में देखकर क्रिस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। युवान की यह हालत देखकर आसी से रहा नहीं गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसका दिल पसीज उठा। वह डर से कांपने लगी और अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। शीशे के उस टुकड़े को निकालकर क्रिस जैसे ही युवान के सीने पर वार करना चाहा, तभी आसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। क्या क्रिस का यह रूप बर्दाश्त कर पाएगी आसी? क्या होगी युवान की सज़ा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना कीमती कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।